आज नीतीश कुमार की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार ने बिहार में इतिहास रच दिया। आरक्षण विधेयक बिल को सदन के पटल पर रखा गया और अभी सदन के अंदर उस पर चर्चा हो रही है और उम्मीद यह की जा रही है कि कुछ ही घंटों के बाद सर्वसम्मति और बहुमत के साथ आरक्षण का जो बिल है वह पास हो जाएगा। विधानसभा में पास होने के बाद यह आरक्षण विधेयक बिल जो है वह विधान परिषद के पटल पर रखा जाएगा, वहां चर्चा होगी और उसके बाद भी यह जो बिल है यह सर्वसम्मति से पास हो जाएगा, क्योंकि सभी बिहार की सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस बिल का शुरू से ही समर्थन कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यह बिल पास होने के बाद इसका फायदा 2024 के चुनाव में महागठबंधन को जरूर मिलेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है और अभी जो 4 बजे एथिक्स कमेटी की बैठक शुरू हुई है उसमें यह माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को एथिक्स कमेटी स्वीकार कर लेगी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो आरोप उन पर लगे थे उसे गंभीर मानते हुए एथिक्स कमेटी ने ये सिफारिश की है, ये अनुशंसा की है इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में। अभी जानकारी है इस बात की कि अनुशंसा की है कि जो मामला ये बेहद गंभीर है, ऐसे में महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता नहीं रहनी चाहिए, वो खारिज होनी चाहिए। इस तरह की सिफारिश की गई है, ऐसी जानकारी मिली है और इस सिफारिश को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को ये सिफारिश अपनी एथिक्स कमेटी भेज देगी। इसके साथ साथ सिफारिश ये भी की गई है कि इन पर आपराधिक मामले भी की भी जांच होनी चाहिए। और तीसरी एक सिफारिश की जो जानकारी मिली है कि जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली हैं उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की इसमें सिफारिश की गई है। कैमरामैन रफीक मोहम्मद के साथ प्रशांत दे, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई का लगातार शिकंजा कसते जा रहा है। ईडी ने अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले में आज अभिषेक बनर्जी को ईडी दफ्तर में बुलाया है और अभिषेक बनर्जी से करीबन 6 बार ईडी दफ्तर बुलाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा जगत के घोटाले को लेकर अभिषेक से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वहीं बांकुड़ा में टीएमसी के विधायक तन्मय घोष के यहाँ करीबन 22 घंटे से ज्यादा ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से राशन घोटाला हुआ है और राशन घोटाले के तह तक ईडी अधिकारी पहुंचना चाहते हैं और लगातार राशन के ऐसे कई डीलर हैं उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। ईडी उन्हें बुलाकर भी पूछताछ कर रही है। तो कह सकते हैं एक तरफ शिक्षा जगत का घोटाला और दूसरी तरफ राशन घोटाले से ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई आज पश्चिम बंगाल में हो रही है और अभिषेक बनर्जी से ईडी दफ्तर में लगातार ईडी के अधिकारी शिक्षा जगत से जुड़े कई सवाल भी पूछ रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिमोट कंट्रोल से चलने वाला नेता क्या कहा। कांग्रेस नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। एक के बाद एक कई नेताओं ने इसे एक दलित नेता का अपमान करार दिया है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी का यह बयान राजनीतिक नहीं बल्कि यह उन लोगों पर हमला है जिस पृष्ठभूमि से खड़गे का संबंध है। मोदी का यह बयान उस समाज का अपमान है जिससे खड़गे का संबंध है। वेणुगोपाल ने कहा कि हकीकत में मोदी यह पचा नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी के सामाजिक न्याय के फर्जी दावों के विपरीत कांग्रेस ही है जो लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे कद्दावर नेता को शीर्ष पद पर पहुंचाने में सक्षम है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस पद पर हैं जिस पद पर महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, राजीव गांधी से लेकर कई नेता रह चुके हैं। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज नेता लगातार सभाएं और दौरे कर रहे हैं, लेकिन पहली दफा आज ऐसा है कि राहुल और प्रियंका की जोड़ी यानी भाई बहन की जोड़ी मध्य प्रदेश के ऐसी जगह विंध्य और महाकौशल में अपनी सभाएं और यात्रा यहां पर कर रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान जैसे बात की जाए अगर प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी यहां पर जो है चित्रकूट और रीवा में जनसभा को संबोधित अभी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशोकनगर और चंदेरी में राहुल गांधी यहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। जबलपुर में रोड शो भी करेंगे। इस पूरे माहौल के बीच में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरह से दौरे हुए हैं लगातार, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश के
खजुराहो से होते हुए सिंगरौली यहाँ पर पूरा अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इन तमाम बड़े नेताओं के दौरे यहाँ हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए कहीं खुशी और कहीं गम का आज माहौल नजर आया। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज नाम वापसी की आखिरी तिथि थी। 3 बजे तक नाम वापस लेने की पूरी प्रक्रिया खत्म भी हो गई। ऐसे में कई लोगों को जो बागी बनकर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे, उन्हें दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने मनाने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे भी थे जिन्हें ये लोग मना नहीं पाए और इन प्रत्याशियों की नाराजगी अब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे और इन दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के समीकरण को गड़बड़ाते नजर आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि टीम अमित शाह की तरफ से बीजेपी के नाराज लोगों को मनाने की कवायद की गई थी, जबकि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ओर से राजस्थान में कांग्रेस के नाराज और बागी उम्मीदवारों को मनाने की भरसक कोशिश की गई। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में जीतन राम मांझी पर भड़के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा, मेरी मूर्खता से जीतन राम मांझी सीएम बने। यहां आपको बताएं, बिहार विधानसभा में गुरुवार को जातिगत सर्वे और आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर चर्चा चल रही थी और इसी चर्चा के दौरान नीतीश कुमार अचानक जीतन राम मांझी पर भड़क गए। आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण अब बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष महोदय, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असल समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है। सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं
स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। दीपोत्सव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट बैठक में अयोध्या के सर्वांगीण विकास को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा दरबार आज अयोध्या में नजर आया। अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। भगवान श्री रामलला के दर्शन करने के बाद वो हनुमानगढ़ी गए और बाद में अयोध्या के ही राम कथा संग्रहालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें सबसे अहम था अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन। इस परिषद के माध्यम से आगे चल करके अयोध्या के विकास का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में ही 25 एकड़ जमीन में भारतीय मंदिरों की वास्तुकला को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा आज की कैबिनेट बैठक में 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र को शुरू करने का भी ऐलान किया गया। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24। विपक्ष के द्वारा जातिगत जनगणना की लगातार मांग की जा रही है। तमाम देश भर में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह राहुल गांधी समेत उसके बड़े नेता ये इस मांग को दोहरा रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग की असली हिमायती इंडिया अलायंस ही है। अब बीजेपी इस परेशानी में थी कि आखिर ये जो एक मोमेंटम बनाने का प्रयास विपक्ष की तरफ से हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए, तो अब बीजेपी ने इसका रास्ता ढूंढ लिया है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और बीजेपी के बीच कई दौर की बैठक हुई, यानी कि पार्टी और सरकार दोनों इस मुद्दे पे एक साथ हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए कुछ करना होगा, दिखाना होगा कि जातीय जनगणना के खिलाफ बीजेपी नहीं है। इसे लेकर 1 नवंबर को सीईसी की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस मुद्दे पे चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। अब ये तय है कि केंद्र सरकार ओबीसी सर्वे करवाएगी और विपक्ष के जातीय जनगणना के काट के तौर पे इसे देखा जा सकता है, जिसका बाद में इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और एनडीए करेगी। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी और तनाव के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को आरक्षण के मुद्दे पर विवादास्पद बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी है। बताया जाता है कि कल कैबिनेट की बैठक में अजित पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने मराठाओं को जो ओबीसी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जो कुणबी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसका विरोध किया। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से शंभू राज देसाई सामने आए और दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। बताया जाता है कि शंभू राज देसाई ने कहा कि छगन भुजबल के बयान से मराठा समाज नाराज हो रहा है और कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीच बचाव करना पड़ा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी मंत्रियों को ये हिदायत दी कि वो आरक्षण के मुद्दे पर बयानबाजी न करें। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसकी घोषणा की है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र दौरे का 2 चरण पहली डेडलाइन के बाद ही हमने पूरा कर लिया था, लेकिन अब तीसरे चरण की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं, जो 15 नवंबर से शुरू होगा और 23 नवंबर तक चलेगा। इस बीच मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, ठाणे, कल्याण, पालघर, रायगढ़ जैसे जिलों का दौरा करेंगे और सभा को भी संबोधित करेंगे। अब गौरतलब है कि पिछली बार डेडलाइन से पहले महाराष्ट्र के दौरे पर जो है मनोज जरांगे पाटिल निकले थे। मनोज जरांगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने मराठा समाज के लोगों से 24 दिसंबर के लिए तैयार रहने की भी अपील की है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रामगढ़ सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। बीती देर रात पाकिस्तान की ओर से रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ पोस्टों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए हैं।
बीएसएफ की ओर से भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन किया था। उस दौरान पाकिस्तानी फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ था और बॉर्डर पर रहने वाली एक महिला भी जख्मी हुई थी। पाकिस्तान का मकसद यह है कि सीज फायर उल्लंघन की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जा सके। अब पाकिस्तान जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ताकि सीज फायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटका सके और आतंकियों की ज्यादा संख्या में घुसपैठ करवा सके। कैमरामैन विक्रांत के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, सांबा सेक्टर। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां इलाके में आज देर रात को फोर्सेस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया था। यहाँ काठाहलन गांव जो है वहाँ पर जॉइंट फोर्सेस को सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंटों को देखा गया है, जिसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने इस इलाके को घेरे में लेने के बाद तलाशी अभियान चलाया और उसी दौरान यहाँ छुपे मिलिटेंटों का और फोर्सेस का आमना सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई और सुबह होते होते एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा टीआरएफ का इस मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान मैसर अहमद डार के रूप में हुई है। उसके बाद से हथियार और गोले बारूद भी यहाँ पर बरामद कर लिया गया और इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा यहाँ पर कल से ही छापेमारी की गई थी। लगातार छानबीन की जा रही है ताकि टेरर फंडिंग के इस बड़े मॉड्यूल का पूरी तरह से भंडाफोड़ किया जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। अपनी मांगों को लेकर लगातार आज चौथे दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज पटना के सड़कों पर हंगामा मचाया। लगातार 3 दिनों से ये पटना के अलग अलग चौराहों पे जाम कर रहे थे और आज एक बार फिर आरजेडी दफ्तर के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश किया। जेडीयू दफ्तर और आरजेडी दफ्तर वहां पे उन्हें घेराव करने की कोशिश की और एक बार फिर इनके साथ पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बावजूद ये बीजेपी दफ्तर के पीछे का नजारा है, जहाँ पे इन महिलाओं को रोका गया है बैरिकेडिंग लगाकर, लेकिन लगातार ये उग्र प्रदर्शन कर रही हैं और इसके बाद पुलिस को भी आज फिर इनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। हालांकि पुलिस लाठीचार्ज से इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस सख्ती बरतने को मजबूर है क्योंकि पिछले 4 दिनों से इन महिलाओं ने पटना के सड़कों पर अलग अलग जाम किया है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। हजारों की तादाद में ये महिलाएं काफी बिहार के अलग अलग हिस्सों से आई हैं और ये वो महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत हैं और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर ये सड़कों पे उतरी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं यहाँ पे जो है बीजेपी दफ्तर के बगल में यहाँ पे घेराव करने पहुंची हुई है। इससे पहले आरजेडी दफ्तर में पहुंची और उसके बाद पुलिस को इनके साथ सख्ती बरतना पड़ा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। राज्य से लेकर केंद्र दोनों चिंता कर रही हैं कि किस तरीके से इस वक्त प्रदूषण के लेवल को कम किया जाए। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार जो है आईआईटी कानपुर के संपर्क में है ताकि आर्टिफिशियल रेन कराकर दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल जो है इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दिवाली के ठीक बाद यानी 20-21 तारीख में कृत्रिम बारिश दिल्ली में कराई जा सकती है, लेकिन इसको लेकर के अभी सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन साफ तौर पर कृत्रिम बारिश कराकर ये कोशिश जरूर की जाएगी कि दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन इसमें सवाल ये भी है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है और कृत्रिम बारिश जो है लगभग 1 हफ्ते तक ही उसका असर दिखाई पड़ता है। तो क्या दिल्ली सरकार इतना पैसा खर्च करेगी और क्या खर्च करने के बाद जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे थोड़ी राहत मिलेगी, ये सवाल है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली में जहां सांस लेने पर संकट लगातार बरकरार है, तो वहीं सांसें दिल्ली सरकार की भी अटकी हुई हैं, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर अब दिल्ली के तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर
प्रदूषण के मामले का जायजा लेंगे कि गाड़ियां जो BS3 और BS4 बैन की गई हैं, डीजल या पेट्रोल, और कंस्ट्रक्शन वर्क कई इलाकों में चल रहा है या धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो ग्राउंड जीरो पर आला अधिकारी नहीं उतर रहे हैं प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए, उसको लेकर अब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि तमाम जो मिनिस्टर हैं वो खुद अब सड़कों पर आला अधिकारियों के साथ उतरेंगे, दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब ये तमाम मिनिस्टर्स को अलग अलग इलाकों में दौरा करना है, वहाँ की स्थिति का जायजा लेना है, आला अधिकारियों को दिशा निर्देश देना है, जिससे कि प्रदूषण का जो स्तर है उससे कम करने में एक बड़ी मदद मिल सके, क्योंकि प्रदूषण का स्तर दिवाली के बाद और बढ़ सकता है। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि आला अधिकारी समेत तमाम मिनिस्टर अब सड़कों पर उतरे। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। पराली जलाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब पुलिस हरकत में आ गई है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने सभी जिला के एसएसपी को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में सुनिश्चित करें कि कोई भी पराली ना जले। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की भी बात उन्होंने कही है। इसे लेकर संबंधित थानों के एसएचओ को निर्देश दिए जाएंगे। पंजाब में पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें काफ़ी कमी नहीं देखने को मिल रही है। अगर बुधवार की बात करें तो पराली जलाने के 2003 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राज्य में अब तक 22,981 पराली जलाने के जो मामले हैं वो दर्ज किए हैं, जिसमें संगरूर जिला सबसे अधिक पराली जलाने के मामले में ऊपर रहा है। हरियाणा में भी लगातार जो पराली जलाने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और हरियाणा सरकार ने भी सभी एसएचओस को ये निर्देश दिया है कि वो अपने इलाके में जाएं और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह से पराली जलाने के जो मामले हैं वो सामने ना आए। और सीधे तौर पर पराली जलाने के कारण अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे प्रदूषण का स्तर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में कल हुई कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। नरीमन पॉइंट में स्थित 22 मंजिलाना एयर इंडिया की बिल्डिंग महाराष्ट्र सरकार ने 1,601 रुपए में खरीद ली है। इस इमारत पर जल्द ही कब्जा पाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एयर इंडिया के पास का जो राजस्व है और जो टैक्स है उसे भी माफ करने का फैसला ले लिया है। 43,470 वर्ग मीटर की ये जगह है और कुल 22 मंजिलाना ये इमारत है और इसमें कई सरकारी दफ्तर अब शिफ्ट किए जाएंगे। पिछले 2 साल से लगातार महाराष्ट्र सरकार इस बिल्डिंग को खरीदी करने की प्रयास कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसका सपना सच हुआ। अब एयर इंडिया की बिल्डिंग में मंत्रालय खुलेगा। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को न सिर्फ मान्यता देता है बल्कि वो उच्च शिक्षा छात्रों को दे पाए इसके संबंधित धनराशि भी मुहैया कराता है। और अब यूजीसी ने एक बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूजीसी ने ये फैसला किया है कि अब भारत में बाहर के यानी विदेशी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने परिसर खोल पाएंगी। यानी अब छात्रों को अगर अच्छी शिक्षा लेनी है तो उन्हें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत में रहकर भी विदेश जैसी सुविधा ले सकते हैं। क्योंकि अब विदेशी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू करने वाली है। भारतीय शिक्षा को विश्वव्यापी करना, साथ ही वोकेशनल स्टडीज़ पर फोकस करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक वैश्विक रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालय ही भारत में खुल सकते हैं, जिन्हें अपनी फैकल्टी और स्टाफ चुनने का अधिकार होगा। साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ वे अपनी फीस भी खुद घोषित कर सकते हैं, ताकि तमाम मानदंडों पर यूजीसी की पैनी नजर रहेगी। कैमरामैन भरत के साथ व्याग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। एक बार फिर से अग्निपथ स्कीम को लेकर रक्षा मंत्रालय एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। जहां आपको बता दें, अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की थी तो उनके आकलन का क्राइटेरिया रेगुलर सैनिक से ज्यादा टफ बना दिया गया था। पहले साल से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद यह तय किया जाना था कि अग्निवीर में कौन सा सेना में स्थायी यानी रेगुलर होगा। सेना ने पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और रेगुलर सैनिक की योग्यता का आकलन
यानी क्राइटेरिया का एक जैसा कर दिया है। इस बारे में सेना की एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को ही एक नई पॉलिसी जारी कर दी गई थी। हालांकि इसी बीच अग्निवीर का पहला बैच ट्रेनिंग पूरी करके अपने यूनिट्स में पहुंच गया है, यानी उनके पहले साल की योग्यता का आकलन पुरानी पॉलिसी यानी टफ क्राइटेरिया के हिसाब से किया जाएगा। अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में और फिर 3 साल यूनिट में होना है। इसमें बीपीईटी, पीपीटी, फायरिंग और ड्रिल भी देखी जानी है। आपको बता दें कि कई सारी ऐसे भर्ती रैली हुई जहां पर युवाओं का पहुंचना कम संख्या में पहुंचना तय हुआ था, जिसके बाद देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। बीएचयू आईआईटी छात्रा छेड़छाड़ मामले में बीएचयू प्रशासन और छात्रों के बीच हुई बातचीत, जिसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। दरअसल वाराणसी आईआईटी बीएचयू की छात्रा से 1 नवंबर को आधी रात गन पॉइंट पर छेड़छाड़ हुई। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई आए बुलेट से 3 लड़कों ने छात्र छात्राओं को अलग कर छात्रा के कपड़े उतरवाए और वीडियो बनाया था। अब इस मामले में 161 के तहत मंगलवार को पुलिस स्टेटमेंट में गैंग रेप की धारा बढ़ाई गई है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बुधवार को पीड़िता की पेशी हुई, बयान दर्ज किया गया। वहीं आईआईटी के छात्रों ने बुधवार शाम को निदेशक कार्यालय के सामने एक मार्च निकाला। उन सभी की मांग है कि छात्रा के साथ छेड़खानी करने वालों की गिरफ्तारी हो। वहीं इस पूरे मामले में वाराणसी पुलिस कमिश्नर का कहना है कि विवेचना के दौरान धाराएं बढ़ाई जाती हैं और घटाई जाती हैं। साथ ही 6 टीमें गठित कर दी गई हैं जो अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही संभव है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।